हेलो डिप्लोमा फोर्थ। आज का टॉपिक है ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी मशीन। एक्चुअल में ईएमएफ इक्वेशन डीसी जनरेटर के लिए निकाला जाता है ना। डीसी जनरेटर के लिए ईएमएफ इक्वेशन जनरेटेड ईएमएफ, जिसको जनरेटेड ईएमएफ बोलते हैं, जनरेटेड ईएमएफ। और इसी को डीसी मोटर में सेम फार्मूला आएगा, सब चीज़ सेम आएगा, बैक ईएमएफ बोलते हैं। तो हमको पहले इससे पहले जानना चाहिए कि ईएमएफ कितने टाइप का होते हैं ना। तो टाइप ऑफ ईएमएफ, तो ईएमएफ बेसिकली दो टाइप का होता है। एक डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ और दूसरा होता है आपका स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, है ना। तो एसी मशीन या डीसी मशीन में, है ना, आपका ये होता है डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, मोटर या जनरेटर में, है ना। लेकिन स्टेशनरी मशीन ये ट्रांसफार्मर में आता है, ये ट्रांसफार्मर में, है ना। तो जैसे इनको कैसे तीन एग्जांपल दिया रहा है ना यहाँ पे, तीन कंडीशन। पहला कंडीशन ये है, आपका कांस्टेंट फ्लक्स रोटेटिंग है और आपका आर्मेचर कॉइल क्या रहेगा, कॉइल लिख देता हूँ, कॉइल स्टेशनरी। ठीक, ये इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। दूसरा ईएमएफ कैसे इंड्यूस्ड होगा, आपका कांस्टेंट फ्लक्स स्टेशनरी और आपका आर्मेचर कॉइल क्या रहेगा, रोटेटिंग। ठीक, तीसरा क्या रहेगा आपका वेरिएबल फ्लक्स आपका क्या रहेगा, वेरिएबल फ्लक्स आपका स्टेशनरी और आपका कॉइल भी क्या रहेगा, स्टेशनरी। ठीक, तो ये देखो, ये तीन कंडीशन है ईएमएफ इंड्यूस्ड होने के। तो ये दो कंडीशन में आपका डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है, डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है ना, डायनेमिकली ईएमएफ। और ये आपका स्टैटिक ईएमएफ। एग्जाम्पल क्या है इसका ट्रांसफार्मर। और इन दोनों का एग्जाम्पल क्या है, ये किसका एग्जाम्पल है, ये आपका सिंक्रोनस या एसी जनरेटर, है ना। और ये क्या है आपका कांस्टेंट फ्लक्स स्टेशनरी, यही है हमारा डीसी जनरेटर या डीसी मोटर, है ना। यही हमको अभी इसी के बारे में पढ़ना है। इसमें क्या होता है, फ्लक्स हमारा स्टेशनरी होता है। ठीक, कैसे स्टेशनरी होता है, ये देखो हम ऐसा एग्जांपल देते हैं इसमें, है ना। ये एन एस, तो ये स्टेशनरी है और ये कॉइल है कि नहीं। तो ये क्या है, ये रोटेट होता है कॉइल, ये कॉइल रोटेट होता है हमारा। ये फ्लक्स क्या होता है, ये फ्लक्स हमारा कांस्टेंट होता है। फ्लक्स की जो भी वैल्यू है इसमें डीसी फ्लक्स रहते हैं, डीसी फील्ड वाइंडिंग डाला जाता है, इसमें जो भी फ्लक्स निकलती है वो कांस्टेंट फ्लक्स होती है। ठीक, बट ट्रांसफार्मर में क्या होता है, वेरिएबल एसी, हमारा ट्रांसफार्मर ऑलवेज वर्क ऑन एसी। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसका। ठीक, अब हमारा प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पे हमारा ये ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है ना। तो आप लोग नाम सुने होंगे फैराडेस, है ना, फैराडेस लॉ, है ना, ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे आपका ये डीसी जनरेटर में ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। ठीक है, फैराडेस लॉ ऑफ, यहाँ पे ऐसा करके प्रिंसिपल लिख लेना, है ना। तो ये इस प्रिंसिपल, इसका प्रिंसिपल क्या है, अकॉर्डिंग टू फैराडे ने क्या कहा, इंड्यूस्ड ईएमएफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के प्रोपोर्शनल होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, है ना। या इसको ऐसा डी फाई बाई डी टी, है ना। अगर समय के साथ में फ्लक्स की वैल्यू में चेंज होगी तो उस कॉइल में क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। ठीक है,
तो ये फैराडे ने एक क्या दिया, फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है। हमारा क्या है, डीसी जनरेटर का ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होता है वो, और जो इसके हिसाब अकॉर्डिंग टू दिस क्या होगा, यहाँ पे ऐसा लिखना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू फैराडेस लॉ, है ना, E इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, है ना। अब देखो हमारे डीसी मशीन में, डीसी जनरेटर में कैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स आता है ना। तो अब जैसे लेट एज्यूम, है ना, P इज़ अ नंबर ऑफ पोल। अगर मैं एक छोटा सा जनरेटर बना दूं ऐसा करके, है ना, ये ऐसा ऐसा करके बना दूं तो थोड़ा सा समझ जाना, ठीक है। ये पोल है, ये पोल है, ये आपका 4 पोल है, तो इसमें से 4 पोल है, P इज इक्वल टू 4, है ना। 5 फ्लक्स पर पोल, फ्लक्स पर पोल, है ना। अगर एक पोल 5 फ्लक्स दे रहा है तो 4 पोल कितना देगा, 4-5 फ्लक्स देंगे टोटल, है कि नहीं। तो आगे देखते हैं इसके बारे में और, ठीक। एन हमारे रोटर की स्पीड, है ना, तो स्पीड ऑफ रोटर इन आरपीएम, आरपीएम मतलब राउंड पर मिनट, ठीक। और आरपीएन और आरपीएस, स्मॉल एन को बोलते हैं आरपीएस, राउंड पर सेकेंड, है ना। इसको क्या बोलते हैं, राउंड पर सेकेंड, ठीक है। इन दोनों में रिलेशन क्या है, स्मॉल एन कैपिटल, स्मॉल एन इज इक्वल टू कैपिटल एन बाई 60, ये याद रखना, ठीक। P5 हो गया, एन हो गया। अब आएगा जेड। जेड क्या चीज़ है, नंबर ऑफ कॉइल, नंबर ऑफ कंडक्टर, सॉरी, नंबर ऑफ कंडक्टर्स। कैसे इसको निकालेंगे जेड को, जैसे एग्जांपल, यहाँ पे 2 एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, है ना। क्वेश्चन बोल रहा है कि 24 स्लॉट्स एंड पर स्लॉट्स 10 कंडक्टर इन अ रोटर। तो जेड क्या हो जाएगा, 24 स्लॉट्स है, अब पर स्लॉट में 10 कंडक्टर है, तो 240 कंडक्टर, तो जेड इज इक्वल टू 240, ठीक। दूसरा एग्जांपल क्या है, एग्जांपल, है ना, कि आपका रोटर में, इन रोटर हैविंग 120 कॉइल, है ना, 120 नंबर ऑफ कॉइल। तो जेड क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा 2 क्रॉस नंबर ऑफ कॉइल। कहने का मतलब आपका 120 दूने 240। क्यों, क्योंकि एक कॉइल में 2 कंडक्टर से मिलके एक कॉइल बना होता है। ये कंडक्टर 1 है C1, ये कंडक्टर 2 C2, और ये कंप्लीट एक कॉइल है ना। तो एक कॉइल में 2 कंडक्टर होते हैं, ठीक है, एक कॉइल में 2 कंडक्टर होते हैं, ठीक। तो जेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉइल कितने हैं, जैसे मान लो 120 कॉइल हैं, तो 120 में 2 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो 240 हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर कितने हो गए, डबल, ठीक। तो ये जेड ऐसा निकाला जाएगा, ठीक। अब हमें क्या निकालना है, ईएमएफ इंड्यूस्ड, है ना। अब देखो, अब यहाँ से चालू होता है, अब आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड इन 1 कॉइल, ठीक, इज इक्वल टू क्या होगा, फ्लक्स कट इन, फ्लक्स कट बाय 1 कॉइल, फ्लक्स कट बाय 1 कॉइल, और टाइम टेकन टू कंप्लीट इन वन रोटेशन, है ना, 1 रोटेशन, एक बार रोटेट होगा। जैसे मान लो ये हमारा स्टेटर है ना, 4 पोल है, इसमें एक कॉइल इसमें लगा है, एक कॉइल लगा है, बस एक कॉइल साइड, है ना, एक कंडक्टर लगा है, 1 कंडक्टर, इसको लिखो, सॉरी, 1 कंडक्टर, है ना, और 1 कंडक्टर पर रोटेशन में, है ना। तो एक कंडक्टर को एक बार रोटेट होने में कितना समय लगेगा, वो यहाँ पे टाइम
टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल यहाँ पे आएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, फ्लक्स और समय, तो d∅dt हो गया। फ्लक्स चेंज, एक बार में कितना फ्लक्स काटेगा ये। अच्छा, यहाँ पे P नंबर ऑफ पोल है, 1 2 3 4 है, एक पोल 5 फ्लक्स दे रहा है, एक पोल 5 फ्लक्स दे रहा है, ठीक है। तो 4 पोल कितने के, 4 4 5 देंगे, और यही n पोल होंगे तो P नंबर ऑफ पोल होंगे तो P 5 देंगे। तो एक बार में एक कंडक्टर जब घूमेगा तो P5 फ्लक्स को कट करेगा, और एक बार घूमने के लिए उसको 1/n समय लगता है। अब ये कैसे आया ये देखो, ठीक है। अगर हमारा n इज अ नंबर ऑफ रोटेशन पर सेकेंड है ना, नंबर ऑफ रोटेशन पर सेकेंड है, ठीक है, मतलब एक सेकेंड में इतने नंबर ऑफ रोटेट करता है। तो एक टर्न, एक राउंड के लिए, एक बार रोटेट, वो एक साइकिल के लिए क्या होगा, है ना। कहने का मतलब यही है, n नंबर आप साइकिल कंप्लीट करता है, रोटेट करता है, तो एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए क्या समय लगेगा, है ना। तो इसके लिए क्या लगेगा, 1 सेकेंड के लिए है ये, n नंबर ऑफ रोटेशन पर सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए है। तो 1 सेकेंड की में, है ना, तो एक रोटेट करने में, n रोटेट करने में 1 सेकेंड लग रहा है, तो एक रोटेट करने में कितना लगेगा, 1/n समय लगेगा। एक साइकिल में कितना टाइम लगेगा, 1/n टाइम लगेगा, है ना। कहने का मतलब n बार रोटेट होने के लिए 1 सेकेंड लग रहा है, तो एक बार रोटेट करने के लिए कितना, 1/n समय लगेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/n। अब इसको ऊपर पलटा दो, तो क्या हो जाएगा, N/P5। अब हमको पता है कैपिटल N स्मॉल n में रिलेशन, P5 तो सेम लिखेंगे, स्मॉल n को कैपिटल N/60 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया आपका, EMF इंड्यूस्ड इन वन कंडक्टर इन वन रोटेशन, है, इन वन रोटेशन, ठीक है। EMF इंड्यूस्ड, ये वन रोटेशन को काट दो आप, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, EMF इंड्यूस्ड इन वन कंडक्टर, ये आ गया आपका, ठीक, किया आ गया P5N/60। अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर कितने हैं, Z है ना, वी हैव Z नंबर ऑफ कंडक्टर, ठीक। तो टोटल नंबर ऑफ Z कंडक्टर है, तो क्या होगा अपने पास, EMF इंड्यूस्ड इन टोटल कंडक्टर, है ना, EMF इंड्यूस्ड इन टोटल कंडक्टर इज इक्वल टू क्या है, Z को मल्टीप्लाई कर दो, एक कंडक्टर का इतना, तो Z कंडक्टर का क्या होगा, P5N, Z को मल्टीप्लाई कर दो अपॉन 60। अब एक और टर्म बचा है ना, उस टर्म को हमने यहाँ पे लिखा ही नहीं है ना। इस टर्म का नाम है A पैरेलल पाथ। इफ A इज अ पैरेलल पाथ ऑफ, है ना, A क्या है, पैरेलल पाथ ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग। हमने बताया था कि A क्या है, पैरेलल पाथ है कि सारे कॉइल को हम कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, A पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, है ना। तो जितने पार्ट में डिवाइड करेंगे उतना हमारा EMF भी डिवाइड हो जाएगा। तो सो फॉर ए पैरेलल पाथ टोटल जनरेटेड EMF विल बी, तो फाइनल E इज इक्वल टू P5NZ/60, A को डिवाइड कर दो, यही आपका जनरेटेड EMF का, इसको इजी लिख सकते हो जनरेटेड के लिए, है ना। जनरेटेड EMF का आपका इक्वेशन है, यही है। इसका यूनिट क्या होगा, वोल्ट होगा, ठीक। तो इसको आप याद कर सकते हो, P5NZ/60 है, P5NZ/60 है, ठीक। अब सेम यही वैल्यू होती है आपका EB करके, बैक EMF P5NZ/60A। अगर हम इसको बोलें फॉर मोटर
बैक ईएमएफ विल बी, ऐसा करके लिख सकते हैं। अब देखो इन दोनों में क्या है, इसको ध्यान से सुनो ये स्टेटमेंट को। अगर हमारे पास पी नंबर ऑफ पोल है, 5 फ्लक्स दे रहा है पर पोल, और n स्पीड से हम रोटर को रोटेट कर रहे हैं, उसमें z नंबर ऑफ कंडक्टर है, उन सारे कंडक्टर को a पैरेलल पाथ में हम लोग डिवाइड करके रखे हुए हैं। a 2 हो सकता है और p के बराबर हो सकता है, ठीक है, 2 ही कंडीशन है। a या तो 2 हो सकता है वेव बाउंड के लिए, या a p के बराबर हो सकता है, यही 2 कंडीशन है, ठीक। तो हमारा जो ईएमएफ जनरेट होगा उन वैल्यू को पुट करेंगे तो इतना आएगा। अब दूसरा चीज़, इसी को दूसरी चीज़ से हम बोल सकते हैं P5NZ अपॉन 60 है, ये कहाँ 20 कहाँ से आ गया, ठीक है, ये नहीं है। इसी को हम दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, हमारे जो रोटर का जो आर्मेचर है, अगर ये मोटर के केस में है ना, अगर P नंबर ऑफ पोल है उसको 5 फ्लक्स देंगे और n स्पीड से हमें घुमाना है ना, स्पीड आप डिसाइड करोगे कि कितना स्पीड से आपको रोटर को घुमाना है, ठीक। और जेड नंबर ऑफ कंडक्टर तो कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक। तो 60, ये तो पैरेलल पाथ आप फिक्स रखोगे पहले से, तो आपका जो बैक ईएमएफ है वो इन वैल्यू के बराबर होगा, है ना। तो इतना हमको बैक ईएमएफ चाहिए रहेगा। तो उसमें एन की वैल्यू वेरिएबल है और फ्लक्स की वैल्यू ये 2 वैल्यू वेरिएबल है। तो हम पहले और दूसरे में क्या क्या चीज़ें वेरिएबल है, तो कुल मिला के हम इनको कॉमन नाम ई देते हैं, और इसमें हमारा फाई और एन वेरिएबल है, बाकी सब चीज़ें कांस्टेंट हैं। किसी भी एक वेल डिजाइन डीसी मशीन या डीसी जनरेटर या डीसी मोटर के लिए पी नंबर ऑफ पोल फिक्स रहता है। एक बार मोटर आपने डिजाइन किया या जनरेटर डिजाइन किया तो अगर पी 4 है तो 4 ही रहेगा आखिरी तक। जेड नंबर ऑफ कंडक्टर अगर आपने 100 डाल दिया तो 100 ही रहेगा। पैरेलल पाथ आपने 2 डिसाइड कर दिया तो 2 ही रहेगा, 4 डिसाइड किया तो 4 ही रहेगा, ठीक। लेकिन ये फ्लक्स फाई और एन हमारे हाथ में होता है, इसको हम बाहर से घुमाते हैं जनरेटर के केस में। अब मोटर के केस में हमें कितना चाहिए ये हम डिमांड करते हैं, ठीक। अब इसमें फ्लक्स को हम बाहर से प्रोवाइड करते हैं। तो कुल मिला के एक ईएमएफ इक्वेशन में जो वेरिएबल चीज़ है वो फाई और एन वेरिएबल हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो ये रहा आपका ईएमएफ इक्वेशन और जनरेटेड बैक ईएमएफ आपका डीसी जनरेटर और मोटर का, ठीक। अगर हमारा जैसे मान लो हम बोल दिए कि एक क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन क्या है, एक मोटर N1 स्पीड से रोटेट कर रहा है, फ्लक्स φ1 दे रहे हैं, उसी मोटर को हमको N2 स्पीड से, तब ईएमएफ की वैल्यू E1 है ना। जब हम ईएमएफ E1 की वैल्यू जब उसी को हम N2 स्पीड से घुमाना है, φ2 फ्लक्स देंगे तो E2 विल क्या होगा, ठीक। तो E2 अपॉन E1 इज इक्वल टू क्या करेंगे, N2 φ2 अपॉन N1 φ1। ये फार्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे न्यूमेरिकल में काम आएगा, ठीक। अब इसके आगे एक छोटा सा न्यूमेरिकल जनरेटेड ईएमएफ का, है ना, एक छोटा सा न्यूमेरिकल। क्वेश्चन है ना, आपका जनरेटेड ईएमएफ का छोटा सा न्यूमेरिकल, है ना। अब 4 पोल वेव बाउंड आर्मेचर कोर हैज 720 conductor and is rotated at 1000 rpm if the useful flux is 20 milliweber. Calculate the generated EMF. Calculate the generated EMF, है ना। तो सिंपल इसका सॉल्यूशन क्या है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। हमारे पास क्या है, गिवन डेटा में लिखना पड़ेगा। गिवन डेटा में हमारे पास P क्या है, 4, है ना। 4 पोल वेव बाउंड, तो A इज इक्वल टू वेव बाउंड के लिए ऑलवेज 2 होता है, फॉर
वेव वाउंड। लैप वाउंड के लिए ए और पी दोनों बराबर हो जाएंगे, ए पी के बराबर हो जाएगा, मतलब ए 4 हो जाता अगर लैप वाउंड रहता। पी ए आ गया। फिर उसके बाद क्या दिया है, जेड दे दिया है 720 कंडक्टर, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, इज रोटेटेड एन दिया है, एन दिया है कितना 1000 आरपीएम, ठीक। उसके बाद क्या दिया है, यूजफुल फ्लक्स इज 20 मिली वेबर, मतलब फ्लक्स क्या दिया है 20 मिली वेबर। इसको आपको मिली को हटाना है, एसआई यूनिट में लाना है, तो 20 इंटू 10⁻³ ये वेबर हो गया। अब पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। तो जनरेटेड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या है, P∅NZ अपॉन P∅, इसको याद कर लो एकदम, P∅NZ अपॉन 60A, एकदम रट्टा मान लो, है ना। तो P का मतलब है 4 दिया हुआ है, phi है 20 इंटू 10⁻³ N है 1000 और Z है 720 और डिवाइडेड बाय 60 का 60, A का वैल्यू है 2। तो ये वैल्यू आपको मिलती है 480 वोल्ट, आपका जनरेटेड ईएमएफ। ये आपका आंसर है, ठीक। तो ये रहा आज का जनरेटेड ईएमएफ। और बैक ईएमएफ के लिए यही क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल, एक और कर देते हैं, चलो 5 मिनट तो है अपने पास टाइम, है ना। दूसरा एन 8 पोल लैप कनेक्टेड, है ना। आर्मेचर हैज़ 40 slots with 12 conductor per slot, with 12 conductor per slots। एक स्लॉट्स में 12 कंडक्टर है और वैसे 40 स्लॉट्स हैं, है ना। जनरेट्स अ वोल्टेज ऑफ, यहाँ जनरेटेड वोल्टेज दे दिया है, जनरेट्स अ वोल्टेज ऑफ 500 वोल्ट, है ना। डिटरमाइन द स्पीड एट विच इट इज रनिंग, डिटरमाइन द स्पीड at which it is running if the flux per pole is, कितना है आपका 50 मिली वेबर, है ना। तो हमें इसमें क्या निकालना है, सिंपल सा सॉल्यूशन लिखोगे तो इसमें आपको एन निकालना है, स्पीड, ठीक। क्या क्या दिया हुआ है, पी दिया हुआ है 8 पोल, ठीक है। लैप कनेक्टेड तो ए इज इक्वल टू पी हो जाएगा, लैप कनेक्टेड में ए और पी होता है। 2 ही कनेक्शन आता है आर्मेचर का, लैप और वाइंड। लैप में ए इज इक्वल टू पी, अब पी कितना है 8, तो ए बराबर 8 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद जेड क्या हो जाएगा, 40 स्लॉट्स है, एक स्लॉट्स में 12 कंडक्टर है, तो ये क्या हो जाएगा 480 कंडक्टर, है ना। 40 स्लॉट्स है, एक स्लॉट्स में 12 कंडक्टर है, 12 चौक 48, है ना, 12 4 जार 48, ठीक है। तो ये 480 हो गया, है ना, पर स्लॉट। जनरेटेड वोल्टेज आप तो ईजी ऑलरेडी दिया हुआ है आपका 500 वोल्ट, ठीक है, ये 500 वोल्ट दिया हुआ है। अब क्या बचा है आपका, ये फ्लक्स दिया हुआ है कितना आपको, यहाँ स्पीड तो पूछा है ना, स्पीड को हमने पहले ही क्वेश्चन मार्क डाल दिया। फ्लक्स क्या दिया है 50 मिली वेबर, ये हमेशा मिली वेबर में देगा, तो आपको 50 इंटू 10⁻³ वेबर ये पुट करना है फार्मूले में, ठीक। अब क्या है फार्मूला लग दो, EZ = P∅NZ अपॉन 60A। तो पहले इसको एन का फार्मूला बना लो, एन का फार्मूला बनाओगे तो क्या हो जाएगा 60AE अपॉन P∅Z हो जाएगा। वैल्यू पुट कर दो, 60 कर दो, 8 कर दो, E का वैल्यू 500 है आपका, P का वैल्यू 8 है, ये 8 8 तो ऐसे ही कट जाएंगे, फाई का वैल्यू 50 इंटू 10⁻³ और Z का वैल्यू है 480, ठीक। तो ये कितना आ रहा है स्पीड आपका, इसमें स्पीड आ रहा है 1250, तो 1250 आरपीएम आपकी स्पीड आ रही है, यही आपका आंसर है।
ठीक है, तो ऐसा आपको सॉल्व करना है। ठीक, ओके, चलो 25 मिनट हो गया।